हम लोगों ने तो बहुत लोगों को बुलाया है, लेकिन ज्यादातर हम चाहते हैं कि जो लोग दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो आए। तो इसको 5 संगठनों ने आयोजित किया है, आहूत किया है। जी। वो ज्यादातर लेफ्ट के साथ जुड़े हुए दलित और खेत मजदूर के बीच में काम करने वाले संगठन है, वो आहूत करेंगे। लेकिन इसका उद्घाटन बेजवाड़ा विल्सन जी, जो शायद दलितों में जो सबसे दबा कुचला हिस्सा है, बहुत बहादुरी और लगन के साथ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम लोगों ने उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया है। और आप लोग सब आएंगे और जरूर संबोधित करेंगे, आप भी आएंगे। हमने तो जी। दिलीप मंडल जी को भी बुलाया है, विमल हम्म। थोरट जी को भी बुलाया है, और वो भी अच्छा। शायद आएंगी। और अब एक दलित मीडिया भी शुरू हो गया है, तो अरुण खोटे जी को भी हमने बुलाया है, वो भी आएंगे। अली अनवर साहब, जिन्होंने पासमानदा मुस्लिम समाज का मामला सबसे पहले उठाया, उनको भी हमने बुलाया है, वाह। वो भी आएंगे। तो तमाम लोग आएंगे, और जैसे जैसे हम उनको देखेंगे हॉल में आते हुए, उनको निश्चित रूप से हम मौका देंगे कि वो भी अपनी बात को बोलें। लेकिन सिर्फ बोलने और सुनने का ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इससे एक तालमेल बने, एक एक खुला मंच तैयार हो, जिस पर हमेशा के लिए उन तमाम लोगों का स्वागत बना रहे जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ और दलित अधिकारों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कि वो इकट्ठा आए और तय करें कि अब हमको केवल हॉल के अंदर ही नहीं, बस सड़कों के ऊपर भी दिखाई देना है, और इस सरकार के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने हैं। ये हमारी जी। अ, इच्छा है, ये हमारी सोच है, ये इस अधिवेशन के पीछे हमारी मंशा है। देखिए, समस्या ये है कि पहले ज्यादातर जो दलितों का अत्याचार होता था, उत्पीड़न होता था, वो जो खेत मजदूर थे, भूमिहीन थे, जो जमींदारों के खेतों पर काम करते थे, उन महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भी होता था, और उनकी मजदूरी कम रखने के लिए उनको हर तरह से मतलब दबाया जाता था, उनका शोषण जी। होता जी। था, उनसे लगान की वसूली होती थी, उनको मतलब आप तो जानते हैं, जो एक सामंती पूरा पहलू था। लेकिन अब जो नए नए तरीके हैं, मतलब कोई मूछ रख ले तो आपको इतना बुरा लगता है कि आप उसको मार डालते हैं। कोई अगर आपके पानी के घड़े से पानी पी ले तो आपको बर्दाश्त नहीं, आप उसको मार डालेंगे। इसका मतलब क्या है? मैं ये मानती हूँ, शायद पता नहीं आपके पिताजी के किसी गांव के स्कूल में पढ़ते होंगे, हमने भी बहुत से लोगों से बात की है। वो कहते हैं हम लोग दलित जरूर थे, लेकिन हम गांव के स्कूल में जाते थे, कुछ मास्टर थे जो चाहते थे कि हम लोग को पढ़ाए और हम लोग जी। आगे बढ़े। लेकिन हम भी अब, वैसे ही स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, मैं भी अब वैसे ही जो स्कूल में है पढ़ा हूँ। अब जो है इतनी ज्यादा होड़ है हमारे समाज में, इतनी भीषण होड़ है कि अब हम बिल्कुल दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और जिसको हम समझते हैं हमसे नीचा है, या हमारा दर्जा उससे ऊंचा है, उसको तो हम बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसकी मूछ जी। भी हमको इतनी खटकती है कि हम उसको मार डालते हैं। उसका पानी से, घड़े से पानी पीना भी हमको इतना, अभी पहले क्या था, लोग रोकते थे या टोकते थे या गाली बकते थे, अब तो मार डाला, पानी पीने के लिए मार डाला। कुछ लड़के थे मोटरसाइकिल पर डॉक्टर साहब अंबेडकर का स्टिकर लगाया था, उनको मारा। वो बाबा साहब का गाना सुन रहे थे होटल में बैठ करके, उनको पीट पीट करके मार डाला। तो ये जो है एक नए तरीके का जो उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि दलित समाज के कुछ हिस्सों ने कुछ पढ़ाई लिखाई हासिल करके कुछ वो अपनी बराबरी को असर्ट भी करने लगे हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता को दिखाने लगे हैं, प्रमाणित करने लगे हैं। और इसका भी रिएक्शन ये है, और खास तौर से भाजपा जब से सरकार में आई है, कि उनको अब सजाए मौत सुनाई जा रही है, और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर तरह का उत्पीड़न हो रहा है। मनुवादी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी अपनी संस्कृति, अपने समाज व्यवस्था को जो जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? आपको याद होगा कि जब घर वापसी की बात हो रही थी, तो कुछ मुसलमानों ने सवाल पूछा कि भाई हम वापस हिंदू धर्म में कहाँ आते हैं तो हमको कहाँ कौन सी रखोगे? जात में रखिएगा?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहां से आप गए हैं आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो उनकी जो हम्म। हिंदू एकता की कल्पना है, उसमें समानता नहीं है, असमानता हम्म। बनी रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर पुरानी पद्धति क्या है कि आप दलितों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, लेकिन उनको भगवान और भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा रखने के लिए क्या आप करते हैं, आप हम्म। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भगवान को मंदिर से निकाल करके गांव में भेजते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं। और लोग इतना खुश हो जाते हैं कि जिस भगवान को हम अंदर जा करके मंदिर में नहीं पूज सकते थे, वो हमारे दरवाजे आए हैं। लोग भागते हैं उस रथ को या गाड़ी को छूने के लिए, लोग फूल उसके ऊपर फेंकते हैं और अपने आप को इतना सम्मानित महसूस करते हैं कि आज हमको भी भगवान के दर्शन करने का मौका मिला है। तो ये कैसे संभव है? एक तरफ आप अंधविश्वास को बनाए रखिए और दूसरी तरफ आप छोटे से टुकड़े फेंकिए कि आप 365 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 365 में से 10 दिन आपके दरवाजे पर भगवान आएंगे, वहां उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये कितनी चतुराई से इस सिस्टम को आज तक जिंदा रखा गया है, इसको समझना भी हम सब जो कार्यकर्ता हैं बहुत जरूरी है। तो साइंस से दूर, वैज्ञानिक सोच से दूर लोगों को किया जा रहा है, अंधविश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और हमने देखा कि अभी आप पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि नोट के ऊपर अगर भगवान की आप फोटो डाल देंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। ये सब क्या है? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। और अंधविश्वास के शिकार सबसे अधिक हमारे देश में गरीब लोग, दलित और आदिवासी होते हैं। इनको अंधविश्वास का सरकार शिकार बना करके ही उनको एक तरह से अपना उत्पीड़न स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात है जिसको समझना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। कल यानी 5 नवंबर को दिल्ली के हरकृष्ण सिंह सुरजीत भवन माता सुंदरी कॉलेज के पास है, वहां एक बड़ा नेशनल कन्वेंशन होने वाला है। नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ग्रोइंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, कि दलितों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मैं भी शामिल रहूंगा और ये पूरा अम्बेडकर नामा पर आप पूरा प्रोसीडिंग देखेंगे भी, और क्या है मसला, कैसे आइडिया आया, कौन कौन से स्पीकर हैं और क्या मुद्दे उठेंगे उसमें, ये सब जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और इस मुद्दे पर हमने आग्रह किया था वरिष्ठ समाज सेवी और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाषनी अली जी, जो कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी है। तो एक साथ ये जेंडर इक्वालिटी के लिए भी लड़ रही हैं और सोशल जस्टिस के लिए, और जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं उसके खिलाफ भी लगातार ये मुखर तरीके से बोलती लिखती रही हैं। ये आयोजकों में से एक हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस बैनर पे हो रहा है, ये आइडिया कैसे आया और कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या बातचीत होने वाली है, क्या कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला है, मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, एक्शन प्रोग्राम क्या होगा, इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है मैम अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और जी, कैसी है वो? ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो कन्वेंशन अधिवेशन होने जा रहा है परसों, इसके बारे जी। में आपके इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने का मौका मिला है। क्योंकि जो लोग आपके प्रोग्राम को सुनते हैं वो जी। ज्यादातर बहुत दिलचस्पी रखते हैं इन सवालों जी। में, और एक तरह से इस आंदोलन के हिस्सा है। जो अधिकारों की लड़ाई है, जो समाज में न्याय की लड़ाई है, उसके लिए। जी। तो तो ये, हाँ हाँ, कैरी ऑन। दरअसल कई महीनों से ये सोचा जा रहा है कि एक नई परिस्थिति हमारे देश में उभर करके आई है। अगर हम जी। देखें तो आजादी के बाद हमको संविधान मिला। संविधान में तमाम समानता की बातें कही गई
और दलित समाज के उत्थान के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए, कुछ कानून बनाए गए। ये कि छुआछूत अब हमारे देश में खत्म हो गया है, दलितों को रिजर्वेशन मिलेगा, उनको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जगह मिलेगी। और ये उम्मीद की गई थी कि 2-4 दशकों के बाद ये जो हालात है इस देश में, सामाजिक विषमता के जो हालात हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जी। ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिखा है। हम तो ये हम्म। कह सकते हैं कि 70 सालों में अ, अगर उम्मीद की गई थी कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तो कदम ताल ही होता रहा है। और अब हम लोग सब महसूस कर रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र सरकार पर काबिज हुई है और तमाम राज्य सरकारों को भी चला रही है, तो उनका एक विशेष एजेंडा है। हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने कभी भी हमारे देश के संविधान को माना नहीं। आरएसएस हमेशा से कहती आई है कि वो मनुस्मृति को ही मानती है, मनुस्मृति को ही लागू करना चाहती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद जब से उनको पूर्ण बहुमत केंद्र में मिला है और 2019 में फिर मिल गया, तो बहुत तेजी से वो एक मनोवादी एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। वो कहते नहीं हैं, वो कहते तो है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे पूजनीय हैं, संविधान के ऊपर हम शपथ हाथ रख के शपथ लेते वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी जो नियत है वो निश्चित रूप से संविधान की जो आत्मा है उसको समाप्त करके एक मनुवादी समाज व्यवस्था हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसका जहाँ एक हिस्सा है जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको बढ़ाना, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन इसका एक दूसरा सामाजिक एजेंडा भी है, और वो है पुरानी जो समाज व्यवस्था वर्ण आश्रम धर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित असमानता की जो व्यवस्था है, उसको वो निश्चित रूप से एक बार फिर मजबूती के साथ इस देश पे लागू करना चाहते हैं। और इसके लिए जो आपने अभी टाइटल पढ़ा के अधिवेशन के लिए, उसमें थोड़ा-सा चेंज भी हुआ है। वो सिर्फ ग्रोइंग एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित्स नहीं, ग्रोइंग अटैक्स ऑन दलित्स है। क्योंकि हम्म। इन इन हमलों का एक पहलू है हिंसा, बलात्कार, हम्म। मार डालना, मतलब घायल करना, हाथ-पैर तोड़ देना। लेकिन इसका हम्म। एक दूसरा पहलू भी है, अधिकारों से वंचित करना, आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त कर देना, नौकरियों से अलग कर देना और शिक्षा से दूर कर देना। तो ये भी हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। तो अगर हम्म। आप मौका देंगे तो मैं कुछ उदाहरण दूँगी जी कि जी, बोले क्यों ना। हम लोग इस अधिवेशन को कर रहे हैं। जी। देखिए, पिछले 7 सालों में देखें हम क्या हो रहा है, तो बहुत तेज़ी के साथ जो हम नवोदारीकरण कहते हैं, नवोदारवाद की प्रक्रिया कहते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है निजीकरण, हम्म। प्राइवेटाइज़ेशन। और ये प्राइवेटाइज़ेशन जहाँ पूरे समाज को प्रभावित करता है, गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और गरीबों का बहुत बड़ा हिस्सा हम भूल जाते हैं कभी-कभी, दलितों का है। उनके ऊपर सबसे बुरा प्रभाव इस प्राइवेटाइज़ेशन का पड़ा है, क्योंकि प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब है एक कोई ढंग की नौकरी बचेगी ही नहीं। तो ढंग की नौकरी नहीं रहेगी, तो नौकरियों में आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आप जानते हैं कि वैसे भी हमारे देश में जो 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरियाँ हैं, वहीं कुछ हद तक आरक्षण को लागू किया गया। और दुःख की बात है, सफाई कर्मचारियों के क्षेत्र में लागू किया गया। लेकिन क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी जो हैं, वहाँ पर रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल भरे ही नहीं जाते। इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा तेज़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो इन्होंने जो नीचे रिक्त स्थान थे, उनको भरना बिल्कुल बंद कर दिया है, और सरकारी काम को हर स्तर पर उन्होंने निजी हाथों में देना शुरू कर दिया है। इवन जो सफाई का काम है, वो भी अब ठेकेदारों के माध्यम से होता है। तो अब केवल ठेकेदारों के यहाँ काम मिल सकता है, बिल्कुल कच्ची नौकरियाँ मिल सकती हैं, संविदा कर्मचारी बनने का मौका मिल सकता है, जिसमें मतलब मज़दूरी भी नहीं मिलेगी और किसी तरह की कोई मतलब बोनस, महँगाई भत्ता ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। स्थायित्व भी नौकरी का नहीं हासिल हो पाएगा।
और जो ऊंची पोस्ट हैं, जो बड़े अधिकारियों के पोस्ट हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुर तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसीज को भी बिल्कुल अलग करने के लिए लैटरल एंट्री की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। मतलब बाहर से वो कहते हैं हम योग्य लोगों को लेकर के आएंगे। और बड़ी अजीब बात है कि इस देश में अक्सर योग्य लोग केवल सवर्ण जातियों के ही होते हैं, उनको ही योग्य समझा जाता है और उन्हीं को इन नौकरियों में ला करके बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया जाता है। अब इसका नतीजा सिर्फ यही नहीं होता रतनलाल जी कि मतलब नौकरियों से अलग हो जाते हैं, बल्कि जो पॉलिसी मेकिंग है, क्योंकि ये जो बड़े अधिकारियों के पद है, यहीं पर नीतियां तय होती हैं, यहीं पर तय होता है कि देश में किस तरह की योजनाएं बनेंगी, देश में किस तरह के विकास का रास्ता अपनाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम सोच जो गरीबों को आगे लाने की थी, या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक इंक्लूसिव सोच थी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का समायोजन करके विकास की तरफ बढ़ा जाए, अब उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। उसको कहा गया कि ये तो चलता नहीं है, तो बिल्कुल बेकार, इससे कोई मतलब नहीं है। और एक पूरी तरह से जो हमारे देश में पहले से ही अभिजात वर्ग है, या जो प्रिविलेज क्लासेस हैं, प्रिविलेज सेक्शंस हैं, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने का, और जो धनाढ़ लोग हैं उनको और भी ज्यादा धनाढ़ बनाने का जो अब रास्ता अपनाया गया है, उससे यही होगा कि देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल ही विकास के तमाम योजनाओं से बाहर कर दी जाएगी। और जब हम गरीबों का बड़ा हिस्सा कहते हैं, तो उसका बड़ा हिस्सा दलितों का ही है, पिछड़ों का है, जो हर तरह से समाज में मतलब वंचित लोग हैं, उन्हीं का हिस्सा सबसे बड़ा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और नौकरियों के बारे में, शिक्षा के बारे में जो कुछ वो कर रहे हैं, अभी हम आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे राज्यों में, और इसमें हम कहेंगे कि केरला को आपको छोड़ना पड़ेगा, तमिलनाडु को भी छोड़ना पड़ेगा, वहां पर सरकारी शिक्षा पर बहुत जोर है। सरकारी स्कूलों को खास तौर से केरला में निजी स्कूलों से बहुत बेहतर बनाया गया है। वहां कंप्यूटर है, वहां प्रॉपरली पेड टीचर्स हैं जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, और बच्चों को हर तरह की सुविधा मिलती है। लेकिन बाकी हिंदुस्तान में अगर हम देखें, तो सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ अपनाई जा रही है। और कहा जा रहा है सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है। जब सरकारी स्कूल में 5 कक्षा पढ़ाने के लिए एक टीचर नियुक्त होगी, तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लोग क्यों अपने बच्चों को भेजेंगे? इस पर नहीं कोई बहस चल रही है। बहस सिर्फ इस पर चल रही है, सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, और सरकारी स्कूलों के बच्चों को मजबूर करो, गरीब के बच्चों को मजबूर करो कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं, जहां वो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके माँ बाप वो बड़ी फीस, लंबी फीस दे ही नहीं सकते हैं। तो ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, मध्य प्रदेश में क्या है, उन्होंने एक नई स्कीम बनाई है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा भर्ती होगा, उसको एडमिशन के टाइम पर माँ बाप को 500 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पैदा होगा, तो फिर सरकार फीस में मदद करेगी। तो इसमें प्राइवेट लगता में। है कि वो गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सरकारी स्कूल के मालिकों को सब्सिडाइज कर रहे हैं। वो जी। ये नहीं देख रहे कि यहाँ पढ़ाया क्या जाएगा, उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं। और जब सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे, तो फिर वो ये फैसिलिटी भी देना बंद कर देंगे, सीधे सीधे सब्सिडाइज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है, खास तौर से दलित बच्चों के भविष्य पर। और फिर इसके साथ और बातें जुड़ती हैं कि दलित के बच्चों को स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है, वहां झाड़ू लगानी पड़ती है, टॉयलेट साफ करना पड़ता है, उनको खाना अलग दिया जाता है। जो दलित वर्ग की वो रसोईया है, उसके हाथ का खाना रिफ्यूज कर दिया जाता है, खाना हम नहीं खाएंगे। तो ये जो पूरा एक माहौल बन रहा है, इसमें जो हमें देखना है और समझना है वो ये कि माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा है कि दलितों के बच्चे, वंचितों के बच्चे, ओबीसी के बच्चे
शिक्षण प्रणाली के बिल्कुल बाहर कर दिए जाएं, आदिवासियों के बच्चे शिक्षा की प्रणाली के बिल्कुल बाहर कर दिए जाएं, और ये शिक्षा जो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि आगे बढ़ना है तो शिक्षित हो, तो शिक्षा ही जब नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ने का कोई सवाल इन समुदायों के लिए बिल्कुल बचेगा नहीं। बहुत बड़ा ये हमला है। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें अंधविश्वास को भी बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो मान्यताएं हैं कि हमारे देश में तो प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी, और हमारे देश में तो हवाई जहाज भी चलता था, और हमारे यहाँ तो मतलब सब कुछ पहले से मौजूद था। तो जो साइंस से दूर, वैज्ञानिक सोच से दूर लोगों को किया जा रहा है, अंधविश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और हमने देखा कि अभी आप पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि नोट के ऊपर अगर भगवान की आप फोटो डाल देंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। ये सब क्या है? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। और अंधविश्वास के शिकार सबसे अधिक हमारे देश में गरीब लोग, दलित और आदिवासी होते हैं। इनको अंधविश्वास का शिकार बना करके ही उनको एक तरह से अपना उत्पीड़न स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात है जिसको समझना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ। यहाँ हिमाचल जी। प्रदेश में आज भी जो गांव के मंदिर हैं, वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं, शूद्रों का प्रवेश वर्जित। आज भी हम्म। संविधान है, कानून है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड है। लेकिन आप देखिए कि मनुवादी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी अपनी संस्कृति, अपने समाज व्यवस्था को जो जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं। आपको याद होगा कि जब घर वापसी की बात हो रही थी, तो कुछ मुसलमानों ने सवाल पूछा कि भाई हम वापस हिंदू धर्म में कहाँ आते हैं तो हमको कहाँ कौन सी रखोगे? जात में रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहां से आप गए हैं आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो उनकी जो हम्म। हिंदू एकता की कल्पना है, उसमें समानता नहीं है, असमानता बनी हम्म। रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पर पुरानी पद्धति क्या है कि आप दलितों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, लेकिन उनको भगवान और भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा रखने के लिए क्या आप करते हैं? आप हम्म। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भगवान को मंदिर से निकाल करके गांव में भेजते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं। और लोग इतना खुश हो जाते हैं कि जिस भगवान को हम अंदर जा करके मंदिर में नहीं पूज सकते थे, वो हमारे दरवाजे आए हैं। लोग भागते हैं उस रथ को या गाड़ी को छूने के लिए। लोग फूल उसके ऊपर फेंकते हैं और अपने आप को इतना सम्मानित महसूस करते हैं कि आज हमको भी भगवान के दर्शन करने का मौका मिला है। तो ये कैसे संभव है? एक तरफ आप अंधविश्वास को बनाए रखिए, और दूसरी तरफ आप छोटे से टुकड़े फेंकिए कि आप 365 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 365 में से 10 दिन आपके दरवाजे पर भगवान आएंगे, वहां उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये कितनी चतुराई से इस सिस्टम को आज तक जिंदा रखा गया है, इसको समझना भी हम सब जो कार्यकर्ता हैं बहुत जरूरी है। क्योंकि इन चीजों से लड़ना, इनका विरोध करना भी बहुत हमको एक समझदारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की तमाम भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन उनको समझाना होगा ये सब तौर तरीके और अंधविश्वास का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम अपने उत्पीड़न को स्वीकार करें, हम अपने उत्पीड़न के खिलाफ न लड़ें। और ये नई शिक्षा नीति में, आप तो प्रोफेसर हैं, आपने अपने टीचर्स यूनियन की तरफ से भी विरोध किया है। आपने देखा है कि उसमें लिखा है कि हम शिक्षा पद्धति को बदल करके जो हमारी परंपराएं हैं उनके अनुसार हम शिक्षा हम्म। प्रणाली बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि उसका एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वास को भी प्रसारित करने का होगा। इस पर हमारे अधिवेशन में तो इतनी बात नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से ये चर्चा भी हम लोगों को अपने तमाम जो सुनने वाले हैं या साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें चलानी पड़ेगी। क्योंकि मैं कभी कभी समझती हूँ कि जब आप लोग ने कहा कि कल्चरल एस्पेक्ट जो है, सांस्कृतिक तौर तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को के उत्पीड़न को बनाए रखने के लिए, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे। अब हम यहाँ हिमाचल में हैं,
यहाँ हिडिंबा देवी का मंदिर है। अब लोग जो जाते हैं वो नहीं जानते कि हिडिंबा देवी कौन थी। ये अनार्य है। हम्म। आप तो जानते हैं महाभारत में इसका पूरा वर्णन है। उनको एक जी राक्षसनी कहा गया है, मतलब अनार्य देवी है। और जी। उसकी पूजा आज तक यहाँ हिमाचल में हो रही है। लेकिन जो पूजा कर रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि इनकी असलियत क्या है। लेकिन इनके जो ओरिजिनल पूजने वाले हैं, उनको इस बड़े धार्मिक पहचान का हिस्सा बनाए रखने के लिए उनको भी देवी का रूप दिया गया है, उनके भी मंदिर है। ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। और हम लोग जहां जहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमको इन चीजों का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तभी हम इस चाहिए। बहुत बड़ी हजारों साल की साजिश को तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। मैम, ये आपने जो कहा उसके हिसाब से पिछले 8 साल में संविधान के साथ आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर ही लौट रहे हैं। जी जी। तो कुछ लोग अरबपति, दुनिया के धनाढ्य व्यक्ति बन रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से पुरातन व्यवस्था की ओर वापसी की तैयारी चल रही है, यही बहुत है क्रक्स ज्यादा। में। अब आप अच्छा, ये देखिए, बताइए ना। जी अब देखिए समस्या ये है कि पहले ज्यादातर जो दलितों का अत्याचार होता था, उत्पीड़न होता था, वो जो खेत मजदूर थे, भूमिहीन थे, जो जमींदारों के खेतों पर काम करते थे, उन महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भी होता था। और उनकी मजदूरी कम रखने के लिए उनको हर तरह से मतलब दबाया जाता था, उनका शोषण जी होता जी। था, उनसे लगान की वसूली होती थी उनको। मतलब आप तो जानते हैं, जो एक सामंती पूरा पहलू था। लेकिन अब जो नए नए तरीके हैं, मतलब कोई मूछ रख ले तो आपको इतना बुरा लगता है कि आप उसको मार डालते हैं। कोई अगर आपके पानी के घड़े से पानी पी ले तो आपको बर्दाश्त नहीं, आप उसको मार डालेंगे। इसका मतलब क्या है? मैं ये मानती हूँ, शायद पता नहीं आपके पिताजी के किसी गांव के स्कूल में पढ़ते होंगे, हमने भी बहुत से लोगों से बात की है। वो कहते हैं हम लोग दलित जरूर थे, लेकिन हम गांव के स्कूल में जाते थे, कुछ मास्टर थे जो चाहते थे कि हम लोग को पढ़ाए और हम लोग जी, आगे बढ़े। लेकिन हम भी अब, वैसे स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, मैं भी अब वैसे जो स्कूल में है, पढ़ा हूँ। अब जो है इतनी ज्यादा होड़ है हमारे समाज में, इतनी भीषण होड़ है कि अब हम बिल्कुल दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, और जिसको हम समझते हैं हमसे नीचा है या हमारा दर्जा उससे ऊंचा है, उसको तो हम बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसकी मूछ जी। भी हमको इतनी खटकती है कि हम उसको मार डालते हैं। उसका पानी से, घड़े से पानी पीना भी हमको इतना, अभी पहले क्या था, लोग रोकते थे या टोकते थे या गाली बकते थे, अब तो मार डाला, पानी पीने के लिए मार डाला। कुछ लड़के थे मोटरसाइकिल पर डॉक्टर साहब अंबेडकर का स्टिकर लगाया था, उनको मारा। वो बाबा साहब का गाना सुन रहे थे होटल में बैठ करके, उनको पीट पीट करके मार डाला। तो ये जो है एक नए तरीके का जो उत्पीड़न हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि दलित समाज के कुछ हिस्सों ने कुछ पढ़ाई लिखाई हासिल करके कुछ वो अपनी बराबरी को असर्ट भी करने लगे हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता को दिखाने लगे हैं, प्रमाणित करने लगे हैं। और इसका भी रिएक्शन ये है, और खास तौर से भाजपा जब से सरकार में आई है, कि उनको अब सजाए मौत सुनाई जा रही है और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर तरह का उत्पीड़न हो रहा है। और आप देखिए, हम तो कभी कभी कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारी बचाओ पार्टी है। उसने सिर्फ बिल्किस बानो के ही बलात्कारी और हत्यारों को नहीं छोड़ दिया है, जो सजा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे। लेकिन हाथरस में योगी की सरकार ने क्या किया, जहां एक जी वाल्मीकि बच्ची के साथ ठाकुर लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया, वो कहते रहे ये औरत झूठ बोल रही है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है, ये लड़के निर्दोष है। और वो लड़की मर गई, उसकी लाश छीन की गई, और लाश को पुलिस वालों ने पेट्रोल डाल करके आधी रात को जला दिया। ये तो हिंदू धर्म के नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप कर रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। ये तो पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के उन लोगों को जेलों में बंद किया गया। लेकिन अभी तक वो केस चला नहीं है, अभी तक केस नहीं चला है। तो इसका क्या मतलब है? वो चिन्मयानंद जी हैं जो मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी की सरकार में, उनके ऊपर रेप चार्जेस हैं।
पूरी तरह से सरकार ने उनको बचाने का काम किया। उस लड़की के परिवार को इतना परेशान किया कि आखिर में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ये जो उनका एक रवैया है, वो बहुत स्पष्ट है और हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि योगी सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद शब्बीरपुर की घटना होती है, जहां एक पूरे गांव के दलितों के ऊपर उच्च वर्ग के लोग घोड़ों पर और हथियार लेकर के हमला करते हैं, केवल अपने वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा राज आ गया है, हमारी सरकार बन गई है, अब सब कुछ तुम्हारा छिन जाएगा, तुम वहीं वापस भेजे जाओगे जहां तुमको जाना चाहिए। ये बार बार लोगों को कहने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। ऊना की घटना को हम भूल नहीं सकते हैं, जहां मरे हुए जानवर की खाल उतारने वालों को करीब करीब लिंच कर दिया गया। आपको वो घटना याद होगी। तो ये जो सारी घटनाएं हैं और इसके साथ साथ उनकी जो नीतियों का असर है, वो एक तरह से दलित समाज को घेर रहे हैं और उसको आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं और तमाम जो सामाजिक अधिकार हैं उनसे भी वंचित रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए, चतुराई है कि धर्म के नाम पर और अंतर जाति जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके एक हिस्से के बाद दूसरे हिस्से को अपने तरफ करने का भी काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। अंबेडकर जी को प्रणाम करेंगे, संसद में जा करके जमीन को चूमेंगे और संविधान की प्रशंसा करेंगे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हम आप ही के स्टूडियो में बैठे हुए थे, जब दिल्ली में एक मंत्री को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने एक धर्मांतरण समारोह में डॉक्टर बाबा साहब के 22 वचनों को पढ़ने का काम किया था। तो समय समय पर अपना असली मनुवादी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा ही देते हैं। हम लोगों का काम है कि उस चेहरे को हम लगातार लोगों के सामने पर्दाफाश करके रखें और लोगों को समझाएं कि इनकी नीतियां पूरे समाज को किस गड्ढे में डालने का काम करेंगी। मैम, उस दिन कौन कौन लोग आ रहे हैं, वक्ता कौन कौन लोग होंगे? देखिए, हम लोगों ने तो बहुत लोगों को बुलाया है, लेकिन ज्यादातर हम चाहते हैं कि जो लोग दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो आए। तो इसको 5 संगठनों ने आयोजित किया है, आहूत किया है। जी। वो ज्यादातर लेफ्ट के साथ जुड़े हुए दलित और खेत मजदूर के बीच में काम करने वाले संगठन है, वो आहूत करेंगे। लेकिन इसका उद्घाटन बेजवाड़ा विल्सन जी, जो शायद दलितों में जो सबसे दबा कुचला हिस्सा है, बहुत बहादुरी और लगन के साथ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम लोगों ने उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया है। और आप लोग सब आएंगे और जरूर संबोधित करेंगे, आप भी आएंगे। हमने तो जी। दिलीप मंडल जी को भी बुलाया है, विमल हम्म। थोरट जी को भी बुलाया है, और वो भी अच्छा। शायद आएंगी। और अब एक दलित मीडिया भी शुरू हो गया है, तो अरुण खोटे जी को भी हमने बुलाया है, वो भी आएंगे। अली अनवर साहब, जिन्होंने पासमानदा मुस्लिम समाज का मामला सबसे पहले उठाया, उनको भी हमने बुलाया है, वाह। वो भी आएंगे। तो तमाम लोग आएंगे और जैसे जैसे हम उनको देखेंगे हॉल में आते हुए, उनको निश्चित रूप से हम मौका देंगे कि वो भी अपनी बात को बोलें। लेकिन सिर्फ बोलने और सुनने का ये सम्मेलन नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इससे एक तालमेल बने, एक एक खुला मंच तैयार हो, जिस पर हमेशा के लिए उन तमाम लोगों का स्वागत बना रहे जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ और दलित अधिकारों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कि वो इकट्ठा आए और तय करें कि अब हमको केवल हॉल के अंदर ही नहीं, बस सड़कों के ऊपर भी दिखाई देना है और इस सरकार के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने हैं। ये हमारी जी। इच्छा है, ये हमारी सोच है, ये इस अधिवेशन के पीछे हमारी मंशा है और उसमें आपको मैम, भी बड़ी भूमिका मैं अदा आऊँ, करनी है। हम आएंगे और अम्बेडकरनामा भी रहेगा वहां पे, पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करेगा अम्बेडकरनामा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते एक आखिरी सवाल, हाँ। और थ्योरेटिकल भी है और प्रैग्मेटिक भी है।
आप सीपीएम से जुड़ी हुई हैं जी और सीपीएम से आप जुड़ी हुई हैं, जी। वामपंथ से। क्लास और कास्ट के अंतर्द्वंद को, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को, पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व करने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया क्या? देखिए, पूरे देश के में एक जैसा अनुभव नहीं है इस सवाल को लेकर जी के। जी जी। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से इसको एड्रेस किया है, और मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये है कि जहां जहां इस उन्होंने सही तरीके से समझा है और सही लिंकेजेस निकाले हैं, क्योंकि ये बात सही है कि कास्ट भी है और क्लास भी है, लेकिन ये भी बात सही है कि क्लास का बहुत बड़ा हिस्सा कास्ट भी है। और क्लास, कास्ट में भी उसके लिए अगर क्लास उसके लिए आउटलुक नहीं होगा तो वहां भी उस, गड़बड़ होगी। लेकिन उसके अगर हम ये जी भूल जाएंगे कि जो शोषित वर्ग है उसका बहुमत संख्यक हिस्सा एसटी और एसटी लोगों का और कुछ हद तक ओबीसी का है, तो हम फिर सही रास्ता नहीं अपना पाएंगे। ये बात सही है। और जहां जहां हमने सही लिंकेजेस निकाले हैं और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के साथ भी अपने आप को जोड़ा है, वहां वहां हम आगे बढ़ पाए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमें याद है, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हैं कि जब जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिहीनों के सवाल को उठाया है, छुआछूत के खिलाफ लड़े हैं और पूरी तरह से अपने आप को एक खेमे में खड़ा करते हुए दिखाई दे दिए हैं, तो वहां वहां वो आंदोलन भी बढ़ा है। लेकिन जब इसमें कमी आई, जब इसमें मंदी आई, तो लेफ्ट का आंदोलन भी पीछे हुआ। तो ये जी एक बहुत बड़ा सवाल है, एक ये बहुत बड़ी राजनीतिक और कार्यनैतिक मामला है। और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके इसके लिए जवाब ढूंढे, और उत्तर भारत में खास तौर से ये जो क्लास और कास्ट के लिंकेजेस हैं उनको ढूंढते हुए हम आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, शुक्रिया मैम। और दोस्तों, 5 तारीख हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, अगर आस पास हो तो आना ना भूलें, हम भी होंगे वहां पर और चर्चा होगी। और सुभाषिनी जी ने इशारा किया है, एट्रोसिटीज का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है। सुखदेव थोरट साहब की एक कमेटी बनी थी एम्स में दलित एट्रोसिटीज को पढ़ने के लिए, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ। कुछ अपनी भी बात कहूंगा, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। एक जम्मू का एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर दलित, उसने सुसाइड कर लिया, उत्पीड़न की वजह से, मानसिक उत्पीड़न की वजह से। वो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे बांधा जाएगा, आपके साथ ऐसे ऐसे भेदभाव किए जाएंगे कि आपके दिमाग की नसें फट जाती है। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे साथ भी बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन लगातार मैं फाइट बैक करता हूँ, जवाब उसी तरीके से देता हूँ। वो अनुभव आपको साझा करूंगा। 5 तारीख को आप जरूर आइए, और दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे और अपने अनुभव से भी बताएंगे। सुहासिनी जी को पूरा सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू।